अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में रोज़ एक नया सरप्राइज़ मिलता है जिसमें रोज़ कुछ नया सामने आता है। आज भी कुछ ऐसा हुआ जब हलीमा खान ने यह इंकशाफ किया कि कल 26 नंबर चुंगी पर अडियाला जाने के लिए PTI का एहतजाज चल रहा था, तो ऐन उसी वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से टेलीफोनिक बात हुई, जिसमें जेल मुलाकातों और केसेस की जल्द समाअत के हवाले से कुछ यकीन दहानी करवाई गई। क्या वाकई ये सरप्राइज़ था या कुछ ऐसा होने जा रहा है या नहीं, इस हवाले से तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर एक सुपरमैन है जो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उसको सॉर्ट आउट कराते हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रही हूँ, वो 72 घंटों के अंदर ईरान में विज़िट करते हैं। अलीमा बीबी एक इंकशाफ करती हैं कि कल जब 26 नंबर चुंगी पे एहतजाज हो रहा था अडियाला जाने के लिए, तो बैरिस्टर गोहर साहब को कॉल आती है मोहसिन नकवी साहब की, और वो उनसे बात करते हैं जिसमें गोहर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और उनके केसेस लगवाए जाए, जिसमें नकवी साहब जो है वो यकीन दहानी करवाते हैं। इस पॉजिटिव एंट्री को आप किस तरह से देखेंगे? पहली बात तो ये है कि सुपरमैन का आपने अच्छा लफ्ज़ बोला। सुपरमैन वो इसलिए भी हैं कि बहसीयत वज़ीर दाखिला वो इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दहशतगर्दी का, और वो क्या फरमा चुके हैं, कैसा एक ऐसे चौकी मार है। और बहसीयत वज़ीर दाखिला वो बता चुके हैं कि 100 अरब डॉलर मुल्क से सालाना गया है बाहर, और 2-3 बंदों को पकड़े लगा पता जाएगा। तो सवा सत्यानाश किस्म की कारकर्दगी। और बहसीयत चेयरमैन PCB आज हम बांग्लादेश से हारे हैं, और ये दूसरी वाइट वॉश है। और आज पाकिस्तान ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तानी टीम ने। एक कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम बनी है जिसको एक टीम से 2 मरतबा वाइट वॉश हुआ है, बांग्लादेश। और दूसरा, हमें इस वक्त हम 11वीं मरतबा वाइट वॉश हुआ है, ये भी हमारा रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड 9 के साथ और एक और टीम 9 के साथ सेकंड पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस T20 वर्ल्ड कप हो, हम पहले अमेरिका की टीम से जो मांगे तांगे की टीम थी कि एक इधर से किधर से, उससे हार के पहले राउंड से बाहर, भारत से मुसलसल हारे चैम्पियंस ट्रॉफी में, पहले राउंड में ग्रुप स्टेज पे निकल गए, सुपर 8 से निकल गए, और पता नहीं क्या क्या, इतनी बदतरीन कारकर्दगी, जिल्लत भरी रुसवाई भरी कारकर्दगी, ये है मोहसिन नकवी साहब। लेकिन हम और चूंकि वो खुद मेरिट पे नहीं आए, और मेरिट पे उन्होंने जिन्होंने सिलेक्शन टीम मुकर्रर नहीं की, आपके कोई सिलेक्शन हेड ही कोई नहीं, गैर इलानी आकब जवेद साहब बने हुए हैं। और सलमान अली आगा, उसकी T20 टीम में जगह ही नहीं बनती। उससे तो ज़्यादा अच्छा मुझे खिला रहा है। इस टीम में तो मैं होता तो यार आधे पैसे दे देते मुझे, मैंने भी ये रिजल्ट देना था। मुझे लगता है शायद मैं भी इससे अच्छा खेल लेती। हाँ, हम दोनों होते थे, हमें पैसे भी आधे दे देते, तो लेकिन नहीं। अच्छा, और इसी तरह शान मसूद 16 में से 12 टेस्ट हार चुका है बहसीयत कप्तान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुपर डुपर मैन, इसके टेलीफोनों पे ना मत जाएं, इसकी पॉजिटिव इंटरव्यू पे मत जाएं, ये सारे बदनीति का खेल है। इमरान खान का कोई एहसान करना है उस पर कि उससे उसकी फैमिली मिला दिया जाए, ये कोई एहसान है इमरान खान पे? या उसके डॉक्टरों को मिलवा दिया जाए, या उसके टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स उससे शेयर कर ली जाए, या उसकी मर्जी के किसी अस्पताल में उसका चेकअप हो जाए। तो ये कौन सा है कि पॉजिटिव एंट्री है जो कुछ? लेकिन जहाँ हर तरफ दरवाजे बंद थे वहाँ पे ये उम्मीद की एक किरण नजर आई है, तो इसको इस तरह से देखिए। नहीं, तो इस किरण ने क्या किया है मुझे बताएं ना। इस तरह की किरणों के पीछे अभी आपका दिल जी नहीं भरा इन किरणों से। उसने उसको फ़ोन कर दिया, उसने उसको, भाई इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस है PTI के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में अभी ताज़ा उन्होंने रजिस्ट्रेशन मनसूख की है, गिलगित बल्तिस्तान से आउट किया इंतखाबी, पाकिस्तान में PTI मौजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से जो सलूक हो रहा है वो सबके सामने। आप इन किरणों पे जुगनू और किरणों के खेल खेल रहे हैं। यानी किस इन लोगों को, खुदा के लिए इन लोगों को बताएं। अच्छा, ये तो एक आपका पर्सपेक्टिव है, इसको ज़रा मैं अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे लेके जाऊँ, आपकी आर्ग्यूमेंट से मुझे ऐसा लगा, हो सकता है ये नून लीग को आर्म ट्विस्ट करना हो कि वी हैव PTI, या पीपल्स पार्टी को आर्म ट्विस्ट करना हो कि अगर 28वीं तरमीम पे नहीं मानोगे तो रिप्लेसमेंट PTI है हमारे पास। नहीं, वो तो जो आप जैसे अक्लमंद आदमी है, साहिब इल्म और साहिब दानिश, वो तो अनमोल पिंकी को भी इसी खाते में डाल रहे हैं 28वीं तरमीम। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, देखिए पीपल्स पार्टी का हेड जो है वो
इमरान खान नहीं है, मुस्लिम लीग का हेड इमरान खान नहीं है, JUI का हेड इमरान खान नहीं। इमरान खान एक ही है। उसको आप इसी बात पे आप सारी उम्र उसको कोसते रहे कि भाई पाकिस्तानी सियासत होती है डील, एक कदम पीछे हटना, बंद दरवाजे खोलना, या उसे कहते रहे कि भाई तू ना डर है, तू बेखौफ है, तू मजबूत असाब का मालिक है, तू अपने मौके पर डरा हुआ है, डटा हुआ है। और वो कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया है। जो लास्ट गुफ्तगू उसकी आई बाहर, उसने कहा मैंने क्या लेना है अब, मैंने जो सोशल वर्क करना था वो कर लिया, पीक पे पहुंचा, मैं जिस खेल में था पीक पे पहुंचा, मैं जिन्हें सियासत में आया पीक पे पहुंचा, अब मैंने क्या करना है, मैंने कर लिया है, मैं यही है, अंदर मरूंगा, अंदर जीऊंगा अपने मौके पर। वो इमरान खान है। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब है, आप कहते हैं अगर 28वीं यानी तरमीम आनी हुई तो ये आगे बंद बांध लेंगे। लग तो रहा है, कुछ इंडिकेशंस ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लग रहा है कि कुछ उनको NFC अवार्ड के शेयर के ऊपर कुछ इशू है। मेन चीज़ है ना पाकिस्तान की सियासत, आप उठा के देखें NFC अवार्ड जो है अगर उनका ना छेड़ा जाए तो उन्होंने 28वीं यानी तरमीम के आगे कोई रुकावट डालनी है? नहीं, ये तो भाव ताव होता है, लेन देन होता है। क्या आप समझते हैं कि ये सारे जो गवर्नर बैठे हुए हैं ये हट जाएंगे? आसफा भुट्टो खातून अव्वल से हट जाएंगी? और सबसे बड़ा सिंध से वो हाथ धो बैठेंगे, क्यों? 29वीं आ जाए, 29वीं आ जाए, साड़ियाँ मौजां जारी रहें। भट्टी साहब अगर हम हिस्ट्री को देखें, जो मेरा एक तज्जिया है, मरियम नवाज साहबा बाकू गई हाँ, मैं उस पे आऊंगी। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि वो आप भूल ना जाएं, इतना बड़ा दौरा हुआ है, मुल्क की तकदीर बदलनी है, अर्बन तब्दील हो जाना है। 100% उसमें मेरा फेवरेट टॉपिक है, आई रियली लाइक हर। आपको तो वैसे भी जेलसी है। नहीं, मुझे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। एक हमने देखा है टॉलरेंस टाइम होता है हुकूमतों का, 2 साल होते हैं, 2.5 साल होते हैं, इनको तो फिर 4 साल मिल गए हैं। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ भी एक्सपायरी डेट पास आ रही है, तो वो भी तो चांसेस है ना कि शायद खान साहब का कोई रास्ता बन जाए, शायद वो जेल से शायद बाहर ना आए, लेकिन एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जाए PTI। नहीं, यू डोंट थिंक सो? ना, इस बार नहीं। जो हकीकत है, ये हमारे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, कई हमारे TV पर बैठे होते हैं, नवंबर है, सितंबर सितमगर है, दिसंबर भीगा भीगा है, किताबों में जी नहीं लगता, अबरार लग का गाना बड़ा मज़े का। तो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में बात यह है कि इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस है PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। ये हुकूमत 78 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत है। अगर जब हम दाखिली सूरत हाल पे 5 साल पूरे करेगी इन योर ओपिनियन? कल इस मुल्क में क्या हो जाए, हाँ, वी नेवर नो। इस वक्त का तजिया जो है, ये मुझे अगले तो मतलब कि अगले लम्हे में पूरे 5 साल से मरासिम ठीक भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कल क्या हो जाए कोई पता नहीं, कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजा हो जाए, लेकिन इस वक्त का तजिया ये है कि 5 साल पूरे करेंगे। हाँ, कोई बड़ा आइडियल सिचुएशन है ना। देखें ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग एक पेज पे है। जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो कॉर्नर है, उनके अंदर रॉन्ग नंबर हैं, बरूटस हैं, स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो क्या मसला है? तो भट्टी साहब, ये तो आवाम के लिए बड़ी बुरी खबर है अगर ये 5 साल पूरे करेंगे। महंगाई का जो जोर है, बजट का शोर, आए दिन बिजली के जो बिल हैं, आप वो देखें कि अगर किसी ने थोड़े से 10 यूनिट भी इस्तेमाल किए, 400 रुपये अगर बिल आया तो वो उसको 2000, 3000, 2600 इस तरह देना पड़ रहा है। डिफरेंट तज्जिए में देख रही थी। तो आवाम कहाँ जाएगी? कहाँ से पेट्रोल पूरा होगा? कहाँ से बिजली का बिल देंगे? कुर्बानी का गोश्त अगर किसी को चाहिए या हिस्सा डालना है तो इस दफ़ा तो आवाम की कुर्बानी नज़र आ रही है। माजरत के साथ ऐसी आवाम के साथ यही होता है, माजरत फेयर इनफ। हाँ, क्या मैं अगर अपने हक के लिए आइन और कानून के अंदर रहकर खुद कुछ नहीं करता तो मेरे साथ तो यही होना चाहिए। भट्टी साहब, मैं एज आवाम बात करूँ, मेरे पे कर्ज़ों का बोझ है, 3 लाख रुपए जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसने देने हैं, मेरे पे मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस का बोझ है, मेरे पे घर के किराए का बोझ है। मैं कहाँ से एहतजाज करूँगा? या जो यंगस्टर्स हैं उनको टिकटॉक पे लगा दिया, अनमोल पिंकी का टॉपिक मिल जाएगा, कहाँ से एहतजाज होगा? जब सब इस तरह बटे रहेंगे तो एहतजाज तो कोई नहीं होगा। इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, एक लीडर था जो सड़कों पे ले आता था, फिर हालात किस तरह से बेहतर होंगे? इंजॉय करें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बस यही चले तो करें। नहीं, अगर सपोज मेरा कैमरा मैन आज एहतजाज करने चला जाता है, उसकी आज की सैलरी कट जाएगी, वो कल बच्चों को क्या खिलाएगा? याद रखें, एक नस्ल कुर्बानी देती है। ये जो पाकिस्तान जिसको हमने आधा तोड़ दिया और बाकी आधे के पीछे पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान कोई इस तरह नहीं बना था कि कैमरामैन ने कहा कि नहीं मैं दिहाड़ी ला लूँ।
आपको पता है, कुर्बानियाँ थी पता है कितनी हमारे 70,000 तो हमारी वो माएँ बहनें हैं जो इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा गई। पता है पूरी ट्रेनों की ट्रेन लाशों से भरे आते थे। पता है कितनी लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिर ये ज़मीन मिली है। तो ये कुर्बानी के बगैर आप समझते हैं। एक तरफ अवाम ने कुर्बानियाँ दी, दूसरी तरफ हमारे जो हमारे ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मरतबों पे बैठे हुए हैं, उनकी तो बड़ी लग्जरी लाइफ है, त्यारे हैं, अशराफिया जो हैं वैसे मैं आजकल वेकेशंस होती हैं, प्यारे प्यारे कपड़े, प्यारे प्यारे जूते। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि यकीन करें कि एक मुझे बड़ा ख्याल आता है कि हमने ना जमहूरियत के हवाले से, मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए जमहूरियत, तो पहला मेरे दोस्त कहते हैं तौबा 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 तौबा, कुफ्र के नीचे वाला तुमने तो कलमा बोल दी। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ ना कि ट्रंप साहब जमहूरियत की अगर पैदावार हैं, हसीना वाजिद अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, नरेंद्र मोदी अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, शहबाज शरीफ अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, तो मुझे बचाओ इस जमहूरियत से। बिल्कुल। और फिर जमहूरियत क्या होती है? आप समझती हैं कि हम जमहूरियत के काबिल हैं? 1000 साल से हम गुलाम हैं। मूलिया वाले, सल्तनत उस्मानिया वाले, वो जिनकी हरमों में 700 800 उनकी बीवियाँ होती थी, जो ये जो हमें झूठी तारीख पढ़ाई गई, ये तो हम तो गुलाम थे। बिल्कुल। तो गुलामों ने कभी जमहूरियत के लिए कोई आवाज़ उठानी है? गुलामों को क्या लगे जमहूरियत का? हमारा डीएनए में घुसा हुआ है गुलामी, तो हम तो इस काबिल ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये डब्बा बंद जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए मार्शल, मुझे नहीं चाहिए सदारती निज़ाम, मुझे वो निज़ाम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे, मेरा बिलावल और बिलावल भुट्टो एक जैसी ज़िंदगी गुजारें, और हम सब भी बाकू जाएं। मेरी मरियम और भी बाकू जब जाना चाहे वो पहुंची हो, और मेरी मरियम भी तैयारे पे या जहाज़ पे सफ़र कर सके अगर 19 सीटों वाला उसके पास ना भी हो तो। और मैं जब चीज़ें ख़रीदने जाऊं तो मैं देखूं कि वो दूर शहबाज शरीफ साहब भी झोला उठा के खड़े हैं, और मैं जिस अस्पताल में जाऊं मुझे बताएं कि अभी शहबाज शरीफ साहब इधर से टेस्ट करवा के गए हैं। तो अगर ऐसा निज़ाम मुझे चाहिए तो मैंने, अच्छा मुझे एक बात, आखिरी बात, आपका पिंड, आप पिंड से हैं, आप मुझे पिंड से बताएं। तो कोई कोकाफ का जिन आएगा वही ये निज़ाम ला के देगा, या जिस तरह जन्नत में 70 हूरें मिलनी है इस तरह कोई निज़ाम? नहीं, जन्नत की 70 हूरें भी ऐसे नहीं मिलनी, उसके लिए भी अच्छे काम करके मरना पड़ता है। हमारा ये है कि हम जन्नत चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम ख्वाहिश फिरौनों वाली ज़िंदगी करते हैं और आखिरत मूसा वाली चाहते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है। तो इशू बेसिकली ये, आप पिंड में मुझे बताएं, किसी को क्या लगे यार के उत्ते निज़ाम केड़ा है? अगर उन्होंने पानी ट्यूबवेल उनका चलता हो, खाद सस्ती हो, बीज सस्ता हो, उस पर आड़ती उसका बर वक्त अच्छा रेट दे, तो ऊपर कौन भी बैठा उसको क्या लगे? तो ये 4-5 ख़ानदानों ने हमें एक ज़हनी चक्कर में डाला, और उसके नीचे भूमपू हैं उनके नवाजे हुए। ये जो हमारे हमसे सीनियर हैं ना, माज़रत के साथ, हम हमारे फील्ड के, ये भूमपू हैं, ये नवाजे हुए लोग हैं, इन्होंने हमें गुमराह किया हुआ है। खुदा के लिए निकलें इस चक्कर से। जब तक पे काम करना है, जी ये जब तक ये मौजूदा लॉट मौजूद है, आपके ना मुल्की मसाइल हल होने हैं ना आवाम के मसाइल हल। मौजूदा लॉट तो नहीं जाएगी, उनके तो आने वाले बच्चों के बच्चे, तो फलानों के बच्चे, वो तो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुका है। तो फिर हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। 2 ऑप्शन हैं कि कोई मौजज़ा हो जाए, जो कि इस ज़माने में होता नहीं, कोई बरकत, कोई हमारे आवाज़ सुनी जाए, वो क्या, जैसे अमाल वैसे अमाल, जैसे अमाल, आवाज़ ये सुनी जाएगी, भट्टी साहब भी बैन हो जाएंगे, मेरा प्रोग्राम भी जैसे अमाल वैसे अमाल, मतलब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, मतलब जैसा मुंह वैसे चपेट। ट्रू। सो मतलब कुछ बदलने वाला नहीं है। बड़ी मायूसी हुई। नहीं, कोई मायूसी नहीं, सच्ची बात, मायूसी नहीं। आवाम कुछ सुनना चाहती थी कि भट्टी साहब कहेंगे जी सब ठीक हो जाएगा। आपको जब आप आइन और कानून के अंदर रहकर अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपको आपका हक नहीं देगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करवा रहे हैं, और जरदारी साहब को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि आप सदारत के मनसब से नीचे आएँ और नीचे आकर बात करें। मेरा ख्याल है अगले सेगमेंट पे चली जाएं। अब मुझ पे इतना ना करें, आज की मेरी शाम बर्बाद ना करें कि मुझे अब मौलाना साहब पे बोलना पड़े। ठीक हो गया। पता नहीं क्या कुछ कहते रहें और क्या करते रहें, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। ऐवानों में बैठे हुए हैं,
हम लोग इनके लिए वोट करते हैं, हम लोग इनकी मैं तरफ नहीं जी, देखते हैं, हमसे मुझे ये कराते हैं, मुल्क ये खुदा के लिए चलाते हैं। मुझे इस वोटिंग सिस्टम पे ना कीजिएगा, ना मैं हम में मुझे ना निकालिए, मैं आप में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में अल्लाह को जवाब देना कि मैं जितने योग्य था। कुरान पाक में हज़रत अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा था ना कि आपने दिल नहीं बदलने, आप परेशान ना हो, आपने पैगाम पहुंचाना है। तो मैं तो इतने योग्य हूँ, लेकिन मैं इनमें से कोई मेरा कोई नहीं है ना। मैं इनके आगे लीडर और रहनुमा लगाते हुए मुझे शर्म आती है, सिवाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं हम पे मुसल्लत हो गए हैं, हादसात और इत्तफाक़ात। अच्छा, आपने कहा कि ये वोटिंग निज़ाम भी आपको नहीं पसंद, तो फिर वो वोटिंग निज़ाम आपको पसंद है? 8 फरवरी 2024 का आपको पसंद है? 25 साल उम्र हो जाएगी, अब शायद 50 साल भी उम्र हो जाए, फिर वही बेहतर रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि और भी बड़ा कुछ करें कि जिसने पैंट शर्ट पहनी हो और लगे कि ये जेन जी का है, उसका वोट पीपल्स पार्टी में तस्वर होगा। अच्छा, बल्कि वो करें कि वोट ही 3 जमातों के होंगे बस। ऊपर इलेक्शन कराते ही नहीं है भट्टी साहब, क्या आवाम के इतने ज्यादा पैसे कब करवा रहे हैं इलेक्शन? आपको लगा किसी कोई इलेक्शन हुए? वो शायद कभी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब साहब की जो अपनी जाती जिंदगी बड़ी नाकाम गुजरी है, तो कभी उसको पढ़िए, हमारी जैसे ही थे, कर्जे में जकड़े हुए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप हमेशा सच बोलते हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव शो, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने भट्टी साहब को सुना, दिल खोल के उन्होंने बातें की, हमेशा सच बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो हमारे प्रोग्राम में आके अपना तज़किया देते हैं। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब के 72 आवर्स में 2 बार दौरा हुआ ईरान का, पाकिस्तान का इस अंदाज में मुतहरिक होना क्या बता रहा है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान की जो पूरी टीम है उसमें मोहसिन नकवी साहब भी एक अहम रुकन के तौर पे शामिल हैं इस नेगोशिएशंस में। और ईरान का उनका जो दौरा है, ये चीज़ एक तो ये जाहिर कर रहा है कि प्रोसेस इज़ इंटैक्ट, प्रोसेस इज़ उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि टाइम बड़ा स्क्वीज़ हो रहा है जी। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी, वो भी निकलना चाहते हैं इस वॉर से, ईरान के लिए भी वो भी निकलना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों एक दूसरे के लिए कंसेशंस नहीं अनाउंस कर रहे, इंसेंटिव्स। टॉक्स का कामयाब होना जरूरी ये नहीं होता कि आप अपने ऑब्जेक्टिव दोनों साइड 100% हासिल कर लेंगी, उसमें थोड़े से इंसेंटिव्स भी रखने होते हैं। ताकि उन्हीं इंसेंटिव्स को लेके आप वापस चलें, अपने अवाम के पास जाएं और उनको एक अपना नोशन ऑफ विक्ट्री दिखा सकें। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये चाहते हैं कि पॉलिसी कैप्चुलेशन अभी इन्हीं डायलॉग से हो जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मिलिट्री जो एप्लीकेशन है उसने ऑलरेडी चेकमेट नहीं दिया। ईरान भी ये समझता है कि 100% उसको कंसेशंस मिल जाएंगी और बहुत बड़ी नेशनल एक विक्ट्री के साथ वो चले जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो वो खतरनाक चीजें हैं जो वॉर की तरफ फिर एस्केलेशन का डर सामने आता है। तो आई थिंक पाकिस्तान इस प्रोसेस को कामयाब देखना चाहता है फॉर बोथ द कंट्रीज, फॉर द रीजन एंड फॉर पाकिस्तान आल्सो। सही। सर, जेडी वैंस साहब कह रहे हैं कि जी पेशरफ्त हो रही है। ऑन द अदर हैंड आपके तज्जिए से मुझे लग रहा है कि जी दोनों फ्रीकैन कहीं ना कहीं पे डेडलॉक जो है वो रख रहे हैं, कंसेशंस दोनों अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि सारी मिलनी चाहिए। अब वैंस साहब का ऐसा सिग्नल देना ये कितना अहम है? देखिए, एक तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दोनों ऑप्शंस खुली रख रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जी हम डायलॉग जो है हमारी प्रायोरिटी 1 है, हम उससे मामलात को हल करना चाहते हैं ताकि ईरान के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बढ़े पूरी दुनिया का कि जी वो मामलात को डायलॉग से हल करना चाह रहे हैं। और इजराइल और अमेरिका ने ठीक है हमला ज़रूर किया, इजराइल स्टार्टेड ऑफ, फिर अमेरिका भी उसमें शामिल हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो डायलॉग को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर सामने हैं। नंबर 2, स्टिक के साथ साथ कैरेट के साथ साथ स्टिक भी अनाउंस करते हैं कि जी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स आएंगे अगर एस्केलेशन की तरफ हम चलेंगे। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही वाज लीडिंग द डायलॉग जब पाकिस्तान आए और वो बार बार उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जी हमने 22 घंटे ट्रैवल भी किया, 21 घंटे के हमने डायलॉग किए। उसका मकसद यही था कि अमेरिका जो है वो सिंसियर है इन द प्रोसेस और उनका जो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव है एनरिच यूरेनियम का या न्यूक्लियर बॉम्ब न बनाने का, दैट इज प्रायोरिटी। However, ईरान का अपना एक स्टांस है, वो चाहता है कि एक पूरी रीजनल अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, फॉर एवर खत्म किया जाए, और ताकि अपनी प्रोटेक्शन भी इंश्योर कर सके। वरना उसको यही डर रहेगा, दे आर नॉट
स्टिल नॉट प्रिपेयर टू ट्रस्ट अमेरिका और इसराइल की ये दोबारा हमला नहीं करेंगे। और अब ईरान को भी पता है कि अब दोबारा अगर हमला होता है कुछ अरसे के बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, तो फिर इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ईरान रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। ये भी याद रखिएगा। उसे उन्हें भी पता है कि अभी दिस इज द बेस्ट, उन्होंने चोक पॉइंट, प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश किया इकोनॉमिक फील्ड में बाय चोकिंग हुर्मस, और उन्होंने मिलिट्री प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश किया है बाय एक्सपेंडिंग द वॉर हॉरिजेंटली इन द रीजन। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, तो उन्होंने वो भी एक प्रेशर डेवलप किया। वो अब इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा है, पर दोनों एग्जिट स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अपनी पोजीशंस नहीं चेंज कर पा रहे, तो वो बड़ा अनक्लियर है। वो जब तक थोड़ी सी पोजीशन में तब्दीली नहीं आएगी, तब तक ये डायलॉग कामयाब होता हुआ फिर जरा चैलेंजिंग हो जाएगा। अच्छा सर, एस्केलेशन की बात हो रही है। ट्रंप साहब बार बार कहते हैं, अभी दोबारा भी उन्होंने कह दिया कि अगर ईरान ने डील ना की तो हम दोबारा हमला कर देंगे। क्या ट्रंप साहब वाकई दोबारा हमला करेंगे, या ये एक प्रेशर टैक्टिक है ताकि ईरान पे दबाव पड़े? फर्ज करें ये डायलॉग कामयाब नहीं होता, या जो अभी रिस्पॉन्स किया है ईरान का टूवर्ड्स अमेरिका, जो भी पॉइंट्स किए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा अनक्लियर है कि क्या कंसेशन ईरान ने न्यूक्लियर पे की दी हैं, क्योंकि न्यूक्लियर की जो डील है दैट इज द पॉइंट जिसको लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी आवाम के पास जाएंगे, और ऑफ कोर्स वो यूए वाली डील ही वो चाहेंगे। अब वो क्या टाइम पीरियड फिक्स होता है, कितनी देर के लिए वो इनरिच नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होता है या नहीं, और फॉर ईरानियंस वो हुर्मस के ऊपर क्या अचीव करते हैं, वो पूरी कोशिश होगी कि हुर्मस के जो प्रेशर पॉइंट के जरिए वो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों जो कंसेशंस हैं उसको हासिल कर सके। इसलिए प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की स्टेटमेंट है कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इट इज बोथ कि मिलिटरीली भी हम शायद इतना कंप्रोमाइज ना करें, न्यूक्लियर के ऊपर भी वैसा कंप्रोमाइज ना करें जैसे अमेरिका चाहता है, और ऑफ कोर्स अपनी इकोनॉमिक डोमेन भी हम कवर रखेंगे। तो दैट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट। बहुत सारी चीजें अनक्लियर हैं, सुजैन, करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस पर। बिल्कुल सर, चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई, इसको ईरान जंग के हवाले से बड़ा अहम समझा जा रहा है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, ईरान के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव है और टारगेट हुआ है मेन कंट्रीज में, तो वो चाइना है। वेनेजुएला से लेके हुर्मस तक, और ये जो ऑयल की सप्लाईज है, ईरानियन ऑयल्स की सप्लाईज और एनर्जी की 80% यहाँ से जाता है। चाइना इज अ टारगेट। ऑफ कोर्स चाइना और रशिया की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अबाउट द अमेरिकन एप्लीकेशन, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इशारतन कहा है कि ये जो गुंडागर्दी है, दीज आर वेरी सीरियस स्टेटमेंट्स, दीज आर वेरी सीरियस स्टेटमेंट्स। तो ये एक इशारा कर रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रशिया और चाइना की है उसको वो इफेक्टिवली यूज करना चाह रहे हैं, और अमेरिका को वो सब बताना चाह रहे हैं कि जी आप आइसोलेट हो रहे हैं, यूरोप ऑलरेडी आपसे खफा है, ऑलरेडी जो नेटो है वो कहाँ पे खड़ी है, बहुत से ममालिक न्यूट्रल खड़े हैं। वो वाली सपोर्ट जो इराक वॉर में कह लें या जो अफगानिस्तान वॉर में है, वो उनको शायद उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो उसका भी पूरा फायदा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का उठा रहे हैं चाइना और रशिया। सही। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। चाइना वुड लाइक कि अमेरिका जो है इस वॉर से जल्द निकले, ताकि जो ईरान के साथ उसके जो इकोनॉमिक्स अंडर प्रेशर आई हैं उसको एड्रेस किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा सर, अब क्योंकि जिस तरह पहले भी बात हुई यूरेनियम इनरिचमेंट की, अब यूएस को गारंटी तो चाहिए ईरान से कि वो इनरिचमेंट नहीं करेगा। ये गारंटी यूएस को कौन देगा? ये रशिया गारंटी देगा या चाइना देगा? और ऑन द अदर हैंड कि यूएस दोबारा ईरान पे हमला ना करे, तो ईरान को इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए सुजैन, इस एनवायरनमेंट में, इस दौर में कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। लेट मी, ये सिर्फ गारंटीज इसलिए बातचीत हो रही है, ठीक है, प्रेशर बिल्ट होगा जो भी इसको वायलेट करेगा उनके ऊपर। अभी देखें ना, सीज फायर होता है इजराइल का, देख लें तो सीज फायर का वहाँ में मतलब यही हो गया कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या जो ऑब्जेक्टिव एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, वो तो सीज हो जाएं, और फायर जो है वो सीज फायर का फायर इजराइल जारी रखे। तो कौन सा प्रेशर बिल्ड करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी? JCPOA में देखें 5+1 ने गारंटी दी थी, तो वेयर इज दैट गारंटी? गारंटी सिर्फ होती है अपनी आवाम को बताने के लिए जी कि हमें गारंटीज मिल गई हैं, स्पेशली उन लोगों को जो वॉर से नहीं निकलना चाहते, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं। फ्यू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर, और फ्यू रियली समझते हैं कि वॉर इज द ओनली सोल्यूशन जो आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करके दे सकेगी। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए गारंटीज भी सामने आ जाती हैं। बहरहाल चाइना और रशिया आर इन अ पोजीशन
जो गारंटीज दे सकते हैं। और जहाँ पे थर्ड कंट्री का ताल्लुक है ट्रांसफ़र ऑफ यूरेनियम का, तो ऑलरेडी रशिया का आपको याद होगा JCPOA में भी एक रोल था, अब भी वो रोल उसको मिल सकता है। और कोई कंट्री हो सकती है फॉर दैट मैटर। अभी चाइना के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप विजिट करके गए हैं, अब उन्होंने ताइवान पे क्या कंसेशंस दी हैं या बातचीत जो हुई होगी, प्रीवी तो नहीं हम उस पर, अगर वो अच्छी गारंटीज मिली हुई हैं तो चाइना कैन बी वन गारंटर फॉर अमेरिकन ऑल्सो। एनरिच यूरेनियम वहाँ पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं ईरान के। और चाइना भी नहीं चाहेगा कि ईरान जल्दी न्यूक्लियर हो जाए, क्योंकि रीजन के अंदर जो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स होती हैं वो नहीं चाहती कि और न्यूक्लियर पावर्स ऐड हो इस वोलेटाइल रीजन के अंदर। अच्छा सर, योर एक्सपर्ट ओपिनियन, आपको क्या नज़र आ रहा है, फॉरकास्ट आप क्या कर रहे हैं कि मज़ीद डेवलपमेंट हो जाएगी, चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी, या स्टेटस को ही चलेगा? देखिए, दोनों निकलना तो चाहते हैं वॉर से, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर सुजैन हम सब ने नजर रखनी है वो है द स्पॉइलर, इजराइल। जिस तरीके से अब यूएई के अंदर कुछ इंसिडेंट हुए हैं, तो कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि शायद ये इराक के अंदर से किए गए जो वो अड्डे निकल रहे हैं अभी यहाँ पे इजराइल के, तो वो स्पॉइलर किसी वक्त भी सिचुएशन को खराब कर सकता है। वॉर इज अ ट्रिकी थिंग, उसको एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। तो अगर इस तरह का कोई ट्रिगर कभी कभी जेन्युइन हो भी जाता है और कभी कभी फॉल्स फ्लैग, ये वो जो बुक्स इन्होंने इजराइल ने इंडिया ने इकट्ठी लिखी पड़ी हुई हैं, तो उसकी एप्लीकेशन अगर होती है और वॉर दोबारा शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। बहरहाल एक टाइम होता है नेगोशिएशंस को कामयाब करने का, एग्जिट स्ट्रेटजीज जरूर होनी चाहिए। वॉर शुरू करना इज नो बिग इशू, किसी भी आप इंसिडेंट के साथ ट्रिगर क्रिएट करके वॉर को एंड करना, एंड स्टेट एस्टेब्लिश करना, ये आर्ट ऑफ द स्ट्रेटजी होता है। exactly. जो ईरान को और अमेरिका दोनों को अपने ज़हन में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि जनरल साहब का कहना था कि स्पॉइलर जो है वो सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों एक और वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। इस पर तज्जिया लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुसलसल 2 सीरीज़ में वाइट वॉश होना आपके लिए एक शौक था, एक क्रिकेट शौक था, या आप भी इसको एक क्रिकेट डिकेइंग का हिस्सा समझ रहे हैं जो कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम के हवाले से नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी जी, बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। जब आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज होंगी, जब रेजिस्टेंस टू चेंज होगा, जब इनहेरिट इनसिक्योरिटीज होंगी, जब इररेलेवेंट लोग जो हैं वो प्रोफेशनल पोजीशंस पे बैठे होंगे, और उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो प्रोग्रेस करके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ, बायोमैकेनिक्स, न्यूरोलॉजी, सुपर फिटनेस पे चली जाएगी और रोल्स डिफाइंड क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। और आप वो इक्विपमेंट भी लाने से कासिर हैं, बिकॉज अगर आप लाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर अगर आप फिएट हैं तो फरारीज तो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। अब अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि बांग्लादेश जो 2000 और 2001 से लेके 2024 तक सोचता भी नहीं था कि पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीतेगा, वो 4 सक्सेसिव जीता और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि जिम्बाब्वे वाज द ओनली टीम जो 3 उनसे टेस्ट मैच हारी हुई थी। हम 4 हार चुके हैं, सक्सेसिव वाइट वॉशेस करवाएं। क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर 2 रीजंस। एक तो उन्होंने प्रोग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम रिग्रेस कर रहे हैं और हम अपने लोएस्ट में हैं। 1960s की डेकेड को डेकेडेंस कहा जाता था कि आपने 10 साल में सिर्फ 30 टेस्ट खेले थे, 6 कप्तान आपके बदल गए थे, और 2 साल आप क्रिकेट में इंटरनेशनल आपको सीरीज नहीं मिली थी, और आप जो है सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते थे। बट ये तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए हैं, ये तो डिजर्व ही नहीं करते। जो भी लड़के खेल रहे थे, बॉलर स्पेशली, दे डोंट डिजर्व टू प्ले टेस्ट मैच क्रिकेट। तो इररेलेवेंट लग रहे थे, उनकी फिटनेस ही नहीं है। सो उसका रीज़न ये है कि अच्छा, दूसरा रीइंफोर्सिंग फेलियर्स। कहाँ सी दुनिया में होता है कि आपने 16 टेस्ट में कप्तानी करवा दी शान मसूद से, 12 टेस्ट मैच आप हार गए, और जो 4 जीते भी स्क्वायर टर्नर्स पे घर पे जीते, पंखे लगा के, पिचेस बना के। अब अगर आप बांग्लादेश को देखें, कल्चरली इनहेरेंट उनकी स्पिन बॉलिंग थी। वो भी चाहते तो गज टर्न होने वाली स्पिन पिचेस बनाते, और वहाँ पे ताजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज वगैरह से नईम है उनके पास, उससे वो आउट करवा लेते। उन्होंने फास्ट बॉलर्स पे फोकस करके प्रोसेस ड्रिवन फास्ट बॉलर्स बनाए हैं, सुपर फिट हैं। अब अगर आप देखें तो उनका जो स्लोएस्ट बॉलर था वो आपके फास्टेस्ट बॉलर से तेज गेंद कर रहा था। नहीं राना तीसरे सेशन में भी 140 प्लस कर रहा था। दैट इज ऑल अबाउट फिटनेस, एटीट्यूड।
तो आपकी फिटनेस ही नहीं है, तो आप जस्ट यू गो थ्रू द एक्शंस. सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वर्स्ट वी आर सीइंग. एंड 8वें नंबर पे आज आप टीम बन गई आपकी. और आपको एक और शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ कि जनरली वो अच्छी टीमें होती हैं जो रन ज़्यादा करती हैं और कंसीड कम करती हैं बॉलिंग में. तो साउथ अफ्रीका रिमेन्स द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. आप 9वें नंबर पे आ चुके हैं और आपका जो एवरेज डिफरेंस है, यानी कि बैटिंग में अगर आप 24.95 रन करते हैं तो बॉलिंग में आप 31,059 दे देते हैं. तो -6.63 आयरलैंड की टीम से भी नीचे है ये एवरेज डिफरेंस. तो अब कैसे कहना है कि आप टेस्ट मैच जीत पाए? तो आप तो इरेलेवेंट होते जा रहे हैं. आपके नीचे सिर्फ अफगानिस्तान. डॉक्टर साहब, आपने बॉलिंग की बात की. अगर बॉलिंग की बात करें तो हमने इस टेस्ट सीरीज के लिए एक ऐसी बॉलिंग लाइन क्यों सिलेक्ट की जो एक टेस्ट में 20 विकेटें भी लेने के काबिल नहीं थी? मुझे आप ये बताइए कि आपकी सिलेक्शन कमेटी मुतबातर 3 साल से नदामत हमारे लिए लेके आ रही है और ब्लंडर्स करते हैं, एविडेंट ब्लंडर्स. 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ पे स्पिनिंग कंड्यूसिव चीज़ें थी, कंडीशंस थी, आपने वहाँ पे एक स्पिनर रखा. न्यूजीलैंड में जहाँ पे फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पे 4 स्पिनर्स लेके चले गए. सो उनको कुछ नहीं कहा गया, नंबर 1. नंबर 2, आपका एक क्लैन सिस्टम है. यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स. आपके ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि एक दूसरे को वो करते हैं, तकवीयत देते हैं. आपकी फ्रेंचाइजीज का कोई बैक एंडेड रोल बन चुका है कि वो अपने लड़कों को खिलाते हैं, नेटवर्किंग है. तो फिर मेरिट नहीं होता. अभी आपके पास रेड बॉल बॉलर्स जो हैं वो हैं, ये नहीं है कि आपके पास नहीं है. जो सीजन खेले हैं, मूसा खान है, आपके पास नियाज है, आपके एक वो लड़का है खलड़ो, उसने 104 आउट किए हुए हैं. फिर आपके पास अली रजा इज 150 के करीब वो गेंद करता है. तो आप उनको लेके जाते. आप हसन अली को ले गए जिसकी फिटनेस डाउटफुल थी. आपने खुरम शहजाद, अगेन उसकी फिटनेस डाउटफुल होती है. खैर वो है भी मीडियम पेस है, इज नॉट लाइक कि बहुत ही वो तेज हो गए अब्बास. बट उनको आपका एक्सप्रेस बॉलर कौन था? शहनशाह अफरीदी जो 122 पे आ जाते हैं रेड बॉल में. अभी आप इनको T20 खिलाएं तो 140 कर देंगे. जब 4 ओवर्स करने होते हैं तो दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट कि 4 ओवर की मसल मेमोरी है. एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट दे आर गोइंग टू डिलीवर इन लॉन्गर ड्यूरेशन क्रिकेट. अच्छा डॉक्टर साहब, इस वाइट वॉश के बाद शान मसूद आपको बतौर कप्तान इस्तीफा देते हुए, स्टेप डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, बात सुने, वो क्यों इस्तीफा दे, अब मैं आपको जस्टिफाई करके देता हूँ. आकिब जवेद ने रिजाइन किया है पिछले 6 टूर्नामेंट हरवाने के बाद और 4 सीरीज हरवाने के बाद. सिंस ही हैज अ राइट नहीं किया. वहाब रियाज एक जगह पे नाकाम होते हैं तो हम उनको दूसरा ऑफिस दे देते हैं. दूसरे ऑफिस में कभी मेंटोर के मेंटोर बन जाते हैं, कभी सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी सुपर मैनेजर बन जाते हैं, सीनियर मैनेजर. आजकल विमेन टीम के साथ हैं. असद शफीक मेन सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है. असद शफीक जो है वो विमेन सिलेक्शन कमेटी को चेयर करते हैं. असद शफीक जो है वो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची उसके डायरेक्टर हैं और अब पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं. सरफराज अहमद आपकी पाकिस्तान अंडर-19 और पाकिस्तान शाहीन्स के मेंटोर हैं, एडवाइज़र हैं और आपके मेन सिलेक्टर हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और अब हेड कोच हैं. सरफराज अहमद 2 साल पहले, यानी 2.25 साल पहले, जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था, जब हम सीरीज हारे हैं, तो एक साइड मैच हुआ था पाकिस्तान शाहीन्स का, उनके विकेट कीपर थे और अब बगैर सैंपल साइज के, बगैर एक्सपीरियंस के वो कोच हैं. तो उन्होंने कहाँ पे कोचिंग सीखी? कोच का माइंडसेट फ़र्क होता है, प्लेयर का माइंडसेट फ़र्क होता है. अगर ये लोग सस्टेन कर सकते हैं, मिसबाह हक देख लें, जब से रिटायर हुए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं. तो फिर शान मसूद ने खुद तो कप्तान बना नहीं. ये तो उन लोगों के लिए शर्म का मकाम है कि जिन्होंने 5 या 6 टेस्ट हार गया था, तो दे शुड हैव रिप्लेस्ड हिम. अब शान मसूद ना सिर्फ के 12 टेस्ट एज कैप्टन हार गया है पिछले 3 साल में, 16 में से, बल्कि 1876 से लेके आज तक, यानी कि 150 साल हिस्ट्री में जो 45 टेस्ट या ज़्यादा खेले हैं बैट्समैन, उनमें 5th वर्स्ट एवरेज है उसकी. ना यू कैन वेल इमेजिन. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए. नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर नुमान पाकिस्तान की एम्बैरेसिंग डिफीट पर अपना तज्जिया दे रहे थे. आज के प्रोग्राम में इतना ही. कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.